नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्यू ज्ञान मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ALP CBT 2 एग्जाम, जो भी पार्ट बी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का होगा उसका आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन सा चैप्टर है आज हमारा? ट्रांसफार्मर। क्योंकि मैंने पिछले बार जो वीडियो बनाई थी वो DC मोटर चैप्टर के ऊपर थी। तो एक दोस्त का कमेंट भी आया था कि भैया आप ट्रांसफार्मर चैप्टर के ऊपर भी वीडियो बनाइए, या जिससे कि मैं कुछ आसानी हो सके पढ़ने में। तो इसीलिए हम ट्रांसफार्मर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं आज। क्योंकि ट्रांसफार्मर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी 5 से 6 कह सकते हैं, 6 से 7 भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं। क्योंकि पिछली बार भी 39 क्वेश्चन आए हुए थे, 39 ऑल शिफ्ट, मतलब 6 के 6 शिफ्टों में 39 क्वेश्चन पूछे गए थे ओनली इसी चैप्टर से, ट्रांसफार्मर से। उसी प्रकार DC मोटर से भी 35 क्वेश्चन आए हुए थे। तो आज उन 39 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे और कैसे कैसे उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है और उनको कैसे समझा जा सकता है। तो वीडियो बने रहिए, देखते हैं क्वेश्चंस को, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा, हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का ट्रांसफार्मर चैप्टर, जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सभी के सभी। ठीक है, तो आज के पार्ट में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो ऑप्शन दिया गया है हमारे पास, रेडियो आवृत्ति, भंवर धाराएं और फोटो विकिरण और परस्पर विद्युत प्रेरण। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत किसका उस पर होते हैं? परस्पर विद्युत प्रेरण पर, जिसको हम अन्योन्य प्रेरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखो उसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इस प्रकार ये ट्रांसफार्मर डायग्राम बना है, ये कोयल हो गई और इस प्रकार ये, ठीक है, ये वाइंडिंग, सॉरी कोयल बोला, वाइंडिंग है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है इधर और ये प्राइमरी। ठीक है, और इसने एक्सप्लेन में क्या लिखा है? ट्रांसफर फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी चालक को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया उसने? शक्ति ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? शक्ति ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए तो पहला ऑप्शन दिया उसने, मृदु इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात, सिलिकॉन इस्पात या कॉपर। तो कौन सा हो सकता है? क्या दिया क्वेश्चन? शक्ति ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए, जो ट्रांसफार्मर की शक्ति है उसके जो कोर होगी उसके निर्माण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा? तो किसका करा जाएगा? सिलिकॉन इस्पात का। और आप देख सकते हैं आंसर में सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। तो सिलिकॉन स्टील, इस्पात का होता है, स्टील होता है। ठीक है, और इसने क्या दिया है एक्सप्लेन में? ट्रांसफार्मर कोर निर्माण हेतु मुख्यतः सिलिकॉन इस्पात का प्रयोग करते हैं। यह सिलिकॉन इस्पात के पत्तियों से बनी होती है। ठीक है, कौन बनती है? सिलिकॉन पत्तियों से, सिलिकॉन इस्पात के पत्तियों से क्रोड, जिसे मैं बोलता हूँ ये, इसे वाइंडिंग बोलते हैं हम। ठीक है, और बनी होती है। इसमें लैमिनेशन भी किया जाता है ताकि भंवर धारा हानि कम हो सके। इसमें सिलिकॉन की मात्रा 4% तक होती है। यह एक पैरोमैग्नेटिक पदार्थ है। इसकी चुंबकशीलता उच्च होती है। इसमें 25 CS आवृत्ति, कैलोरी पर सेकंड, सॉरी कैलोरी नहीं, 25 कूलाम पर सेकंड आवृत्ति के लिए लैमिनेशन की मोटाई 0.5 mm तथा 50 कूलाम पर सेकंड के लिए 0.28 से 0.35 तक होनी चाहिए। ठीक है, इसने इस प्रकार इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, ऑटो ट्रांसफार्मर कुंडली होती है। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में कुंडली होती है तो किसकी होती है? 1 2 3 या 4। तो कितनी कुंडली होती है? एक कुंडली होती है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक की तरह एक ही वाइंडिंग प्रयोग या उपयोग करते हैं। ठीक है, यह 100 प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका प्रयोग स्टेबलाइजर, रेगुलेटर, मोटर स्टार्टर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इत्यादि में करते हैं। ठीक है, किसका? ऑटो ट्रांसफार्मर का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 200 किलोवोल्ट एम्पियर 2000 अपॉन 200 वोल्ट के ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडलन में 100 घुमाव होते हैं। ठीक है, कितने घुमाव? 100। तो इसकी प्राथमिक में घुमावों की संख्या कितनी होगी? तो क्वेश्चन कब आया था? ALP 2019 में ही। ठीक है, और तो कितने हो जाएगी इसका आंसर? हमारे पास हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? एक हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि
इस नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो, देख सकते हैं आप यहाँ पर ट्रांसफर अनुपात वाला फॉर्मूला N1/N2 बराबर V/V2 बराबर के E1/E2 बराबर के I2/I1 इक्वल K कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया ये वाला N2/N1 और बराबर के V2/V1। तो N2 का मान कितना दिया 100, जितने उसकी घुमावों की संख्या है। N2 क्या हमारे पास घुमावों की संख्या, और क्या पूछा सर हमसे, प्राथमिक में घुमावों की संख्या पूछी, और द्वितीय क्या है सेकंड है ना, तो द्वितीय घुमावों की संख्या और प्राथमिक हमसे पूछे, चलो प्राथमिक हमें निकालने हैं। फिर उसने बोला 2200 वोल्ट, 2000 बटे मतलब V2 का मान और बटे 200, 2000/200 हो जाएगा, ये 20 कैंसिल और 1 2 2, तो N1 का मान कितना आ जाएगा 10 टन्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग करता है, विभव ट्रांसफार्मर किसका उपयोग करता है? उच्च ट्रांसफार्मर, केंद्र टेप ट्रांसफार्मर, अपचय ट्रांसफार्मर या टोरॉइडल है वो, टोरॉइडल ट्रांसफार्मर। तो किसका करते हैं? अपचय ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग अपचय ट्रांसफार्मर में का उपयोग करते हैं। और एक्सप्लेन में क्या दिया जाए, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है जो हमारा, जिसको हम अपचय ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ये एक क्या कहते हैं इसको यार, इसका प्रयोग उच्च विभव परिपथ में वोल्टेज, सॉरी वो लाइन थी नहीं, लाइन वो गलत नहीं, सही है वो। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, इसका प्रयोग उच्च विभव परिपथ में वोल्टेज मापने हेतु किया जाता है। स्टेप डाउन होने से आउटपुट के हिस्से में कम वोल्टेज प्राप्त होती है, जिसे वोल्ट मीटर की मदद से माप लेते हैं। इसके द्वितीय कुंडली को शॉर्ट पतिता नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 6 नंबर। शैथिल्य हानि के लिए, हानि को उस कोर के लिए एक सामग्री का चयन करके कम किया जा सकता है, तो जिसमें क्या हो, तो कम शैथिल्य गुणांक या कम संचरण गुणांक, या सी ऑप्शन इकाई शैथिल्य गुणांक, या डी ऑप्शन उच्च शैथिल्य गुणांक। तो क्या होगा, पहले ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो शैथिल्य हानि को उस कोर के लिए एक सामग्री का चयन करके कम किया जा सकता है, तो जिसमें कम शैथिल्य गुणांक हो उसी को हम कम किया कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड करके ये सभी क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर जब अधिकतम दक्षता प्रदान करेगा, जब यानी कि मतलब अधिकतम दक्षता कब प्रदान करेगा वो, जब हमारी क्या कहते हैं इसको, ताम्र हानि 0 होगी या लो हानि 0 होगी, या ताम्र हानि लो हानि के बराबर होगी, या ताम्र हानि लो हानि के 2 गुणे के बराबर होगी। तब कब होगी, जब हमारे पास ये क्या कहते हैं इसको, ताम्र हानि लो हानि के बराबर होगी, जब ये ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता प्रदान करेगा। ठीक है, जब लो हानि ताम्र हानि के बराबर होगी। तो उसी प्रकार सोल्यूशन इसने दिया हुआ है, जब ताम्र हानि का मान लो हानि के समान होता है तो तब ट्रांसफार्मर की दक्षता सर्वाधिक होती है, अर्थात इसको PCU बराबर के PI। ठीक है, यानी PI बराबर के I² R01। जैसे ही हानियाँ घटने लगती है, दक्षता उस अवयव की बढ़ने लगती है। ताम्र हानि लोड से बदलती है, अतः इसे वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। जबकि लोड क्षति पर लोड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः से कांस्टेंट लॉस कहते हैं। लोड क्षति का मान कम होता है, अतः से जब ताम्र हानि लो हानि की क्षति के समान होती है तो कुल क्षति का मान कम होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक मोडों की संख्या सदैव कितनी होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया उसने, आप देख सकते हो, और पहले इसका राइट आंसर हो जाता है। द्वितीयक मोडों की संख्या से कम, 0, या द्वितीयक मोड की संख्या से अधिक, या द्वितीयक मोड की संख्या के बराबर। तो द्वितीयक मोड की संख्या से कम ही होगा। क्या, धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक मोडों की संख्या तो द्वितीयक मोडों की संख्या से कम होती है, क्योंकि प्राथमिक मोडों की संख्या द्वितीयक मोडों की संख्या से कम होती है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, और इस प्रकार से ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, धारा ट्रांसफार्मर किसका उपयोग करता है।
तो किसका उपयोग करता है, टोरॉइडल का ट्रांसफार्मर का, या ऊंचाई ट्रांसफार्मर का, या केंद्र टैप ट्रांसफार्मर, या अपचाई। तो धारा ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर का यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करता है कौन, धारा ट्रांसफार्मर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, क्या कहते हैं इसको, बैटरी चार्जर में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर का प्रकार क्या है। तो बैटरी चार्जर में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या है, स्टेप डाउन या स्टेप अप, या धारा करंट जिसको करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं, या पल्स ट्रांसफार्मर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा पास आंसर इसका, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्टेप डाउन। ठीक है। बैटरी चार्जर में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर का प्रकार कैसा होता है, स्टेप डाउन, जिसको हम अपचाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है। ये देखो जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें सेकंड वोल्टेज को कम करने के लिए यूज करते हैं, सेकंड वोल्टेज नहीं, सेकेंडरी वोल्टेज को कम करने के लिए यूज करते हैं। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज कब करते हैं, सेकेंडरी वोल्टेज को ज़्यादा करने के लिए। और करंट ट्रांसफार्मर को, जिसे धारा ट्रांसफार्मर कहते हैं, हाई पावर लाइन में करंट को मापने के लिए, हाई पावर लाइन में करंट मापने के लिए करंट ट्रांसफार्मर का यूज। और पल्स जिसको स्पंदन ट्रांसफार्मर कहते हैं, यह कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और इलेक्ट्रिकल पल्स को वेलोसिटी के साथ देता है। ठीक है। और नेक्स्ट लाइन क्या दिया इसने, बैटरी चार्जर में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफर होता है, यानी जो बैटरी चार्ज होंगे उसमें कैसे ट्रांसफार्मर होंगे, अपचाई, जैसे स्टेप डाउन बोलते हैं हम। ठीक है। और इसका उपयोग वोल्टेज को कम करने के लिए किया जाता है। बैटरी चार्ज करने की विधि में ट्रांसफार्मर ब्रिज दिष्टकारी परिपथ और एमीटर को नियोजित किया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 हमारे पास, भंवर धाराओं का दूसरा नाम क्या होता है, फोकोल्ट धाराएं, संकाय धाराएं, या दोषपूर्ण धाराएं, या बेरी धाराएं। तो भंवर धाराओं का दूसरा नाम फोकोल्ट धाराएं होते हैं, ऑप्शन है राइट आंसर। तो यहाँ पे इस प्रकार दिया है। और भंवर धारा को एडी करंट भी बोलते हैं, यानी कि दूसरा नाम फोकोल्ट करंट कहते हैं। भंवर धाराओं एडी करंट होता है और का दूसरा नाम फोकोल्ट करंट होता है। भंवर धारा आयरन लॉस के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, आयरन लॉस के, मतलब लो हानि के अंतर्गत आता है भंवर धारा। भंवर धारा हानि के कारण ट्रांसफार्मर में गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाता है। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए विद्युत संयंत्रों के करोड़ का लेमिनेशन करते हैं। भंवर धारा यानी Bm².F².T² होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12। तो क्या दिया ऑप्शन इसने, ट्रांसफार्मर के एक डेल्टा से स्टार कनेक्शन में निम्न में से एक सही है। तो क्या है, बड़े एचवी ट्रांसफार्मर के लिए एक उपयोग किया जाता है, जो ट्रांसफार्मर के एक डेल्टा स्टार है कनेक्शन में निम्न में से एक सही है। तो बड़े एचवी ट्रांसफार्मर के लिए उपयोग किया जाता है, उन अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो वोल्टेज को नीचे ले जाने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर हो, या ऑप्शन डी, उन अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है जहां वोल्टेज को ऊपर ले जाने की आवश्यकता होती है। तो कहाँ इसका यूज करते हैं, उन अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है जहां वोल्टेज को ऊपर ले जाने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार ये एक्सप्लेन किया हुआ है उसने। ठीक है। वी लाइन वी फेज और रूट थ्री वी फेज। ठीक है। तो आप इसको देखते हो, इसको छोड़ो आप, अब ये नेक्स्ट चीज़ पढ़ो, ट्रांसफार्मर डेल्टा। ठीक है। ये डेल्टा दिया, त्रिभुज सा मान होता है, इसको डेल्टा बोलते हैं हम। ठीक है। ये और ये गामा का प्रयोग जहाँ वोल्टेज को स्टेप अप करने की आवश्यकता हो। ठीक है। और ऐसा कनेक्शन का प्रयोग संचरण प्रणाली के प्रारंभ में वोल्टेज को उच्च करने के लिए किया जाता है। यह संयोजन निम्न वोल्टता वितरण के लिए जर्दा चौथे नेचुरल वायर की आवश्यकता पड़ती है अब बहुत उपयोगी होता है यह। और डेल्टा गामा कनेक्शन का प्रयोग प्रणाली में धारा वितरण के लिए किया जाता है, यानी कि डेल्टा गामा कनेक्शन होता है वो कहाँ कर जाता है इसका प्रयोग, धारा निम्न वितरण के लिए, यानी धारा कम के वितरण के लिए करते हैं हम। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या हमारे पास, क्या कहते हैं इसको यार,
सर्वो स्थिर में से किस ट्रांसफार्मर नीचे में से उपयोग किया जाता है। ठीक है, सर्वो स्थिर में किस ट्रांसफार्मर नीचे दिए गए में से किसका उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन उच्च ट्रांसफार्मर या अपचय ट्रांसफार्मर या मल्टीटैप ट्रांसफार्मर या ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इसका ऑटो ट्रांसफार्मर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 14। नियमित क्या कहते हैं इसको, नियमित अनुरक्षण से गुजरने वाला ट्रांसफार्मर निम्न में से किसकी जांच करता है। तो किसकी जांच करता है, ये करता है ट्रांसफार्मर विद्युत धारा या ट्रांसफार्मर चालन या ट्रांसफार्मर संरक्षण या ट्रांसफार्मर अवरोधन। तो ट्रांसफार्मर अवरोधन डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, नियमित अनुरक्षण से गुजरने वाला ट्रांसफार्मर निम्न में से किसकी जांच करता है। तो किसकी, ट्रांसफार्मर अवरोधन, ऑप्शन डी। तो भैया आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें 15। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है और कैसे होते हैं ऑटोमोबाइल ट्रांसफार्मर या स्वचालित ट्रांसफार्मर या परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर या परिवर्तनीय वोल्टेज ट्रांसफार्मर। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं ऑटोमेटिक ही होते हैं, मतलब स्वचालित ट्रांसफार्मर ही होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, सॉल्यूशन में ऑटो एक्समर, मतलब एक्समर एक परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज एक्समर है। ठीक, एक्समर क्या है, एक परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज होती है। ऑटो एक्समर में प्राइमरी वेज का एक भाग सेकेंडरी वेज के समान होता है। ऑटो एक्समर में कम कॉपर की आवश्यकता होती है। प्रयोगशाला में इसका प्रयोग परिवर्तनशील आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हेतु किया जाता है। ठीक है, और ऑटो एक्समर की साइज और वेट दोनों कम होते हैं, इसके द्वारा वोल्टता की जरूरत के हिसाब से बदल लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्या दिया हुआ है हमें, दिए गए विकल्पों में से उपभोक्ता वितरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले ट्रांसफार्मर कुंडली रूपांतरण की पहचान करें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, ऑप्शन इसका राइट डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा से स्टार, देखो अच्छा डेल्टा से डेल्टा हुई तो उच्च ट्रांसफार्मर, और वाई से डेल्टा, वाई बोले तो गामा डेल्टा अपचाई। उच्च क्या होता है हमारे पास, स्टेप अप। ओके, और डेल्टा गामा है तो निम्न विद्युत ट्रांसफार्मर, अरे डेल्टा स्टार है। ठीक है, कोई बात नहीं यार, इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर सेल की प्राद्युतिक मजबूती कितनी अपेक्षित होती है 1 किलोवोल्ट, 33 किलोवोल्ट, 110 किलोवोल्ट और 330 किलोवोल्ट। तो 33 किलोवोल्ट होती है मजबूती। पराविद्युत मजबूती कितनी अपेक्षित होती है, 33 किलोवोल्ट। ट्रांसफार्मर ऑयल का पराविद्युत सामर्थ्य प्रति मिमी 33 किलोवोल्ट होने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 18 क्वेश्चन। तो 18 क्वेश्चन क्या दिया उसने, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर इनपुट की तुलना में आउटपुट कम वोल्टेज देगा। तो धारा ट्रांसफार्मर ऊंचाई या अपचाई। ठीक है, तो कौन सा देगा, अपचाई, ऑप्शन डी स्टेप डाउन। तो इनपुट की तुलना में आउटपुट कम वोल्टेज देगा इसका। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। तो 19 क्वेश्चन दिया उसने, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए I2/IT बराबर 2 और E2 बराबर के 100 वोल्ट वोल्टेज और E1 कितना होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया जाएगा, E2/I1 इक्वल टू है और E2 बराबर 100 वोल्टेज है और E1 हमें ज्ञात करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात से, ठीक है, N2/N1 वाले फॉर्मूल से। ठीक है, तो I2/I1 होगा और इधर E1/E2। ओके, यहाँ पर I2/I1 का मान धर दिया मैंने क्या इसमें सॉल्यूशन में E1/100 हो जाएगा, 100 × 200 तो 200 वोल्टेज। इसका आंसर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। तो निम्नलिखित में से कौन सा दो नुकसानों को एक साथ कोर नुकसान कहा जाता है। तो कौन सा कहा जाता है, संयोजक नुकसान, संचरण और तांबा नुकसान और शैथिल्य नुकसान, भंवर धारा नुकसान और शैथिल्य नुकसान, प्राथमिक तांबा नुकसान और द्वितीयक तांबा नुकसान। तो कौन सा होता है, सी ऑप्शन,
भंवर धारा नुकसान और शैथिल्य नुकसान को क्या कहते हैं, दो नुकसान को एक साथ कोर नुकसान कहा जाता है। इन दोनों नुकसानों को ही कोर नुकसान कहा जाता है। भंवर धारा नुकसान और शैथिल्य नुकसान को कोर नुकसान कहा जाता है। ठीक है। और अब देखते हैं नेक्स्ट, धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ, धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग करता है, कौन करता है? टोरॉइडल ट्रांसफार्मर, उच्च ट्रांसफार्मर होगा सेकंड ऑप्शन। और इसको स्टेप अप बोलते हैं, धारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के उपयोग करता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो केंद्र ट्रैप ट्रांसफार्मर नहीं होना, केंद्र टैप नहीं अपचय होनेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, क्या दिया शैथिल्य हानि दी जाती है किस फॉर्मूले के द्वारा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर। तो WH इक्वल N BM 1.6 FV वॉट, W कहते हैं जिसको हम। F क्या फ्रीक्वेंसी है, V क्या वोल्टेज है, W क्या वॉट शक्ति। ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में हिस्टेरिसिस हानि बराबर, ठीक है, शैथिल्य क्या होते हैं? हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस इंग्लिश का वर्ड है जिसको हिंदी में शैथिल्य बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? B 1.6 मैक्सिमम F डॉट V डॉट W। हिस्टेरिसिस हानि क्रोड लॉस के अंतर्गत आता है। किसके को अंतर्गत आता है? क्रोड लॉस के अंतर्गत। हिस्टेरिसिस हानि को हम कार्गो मटेरियल का उपयोग कर कम करते हैं। हिस्टेरिसिस हानि डीसी के केस में शून्य होती है। हिस्टेरिसिस हानि डीसी के केस में शून्य होती है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। तो 23 क्या कहता है हमें? परिणाम मित्र के लोहे नुकसानों को कैसे मापा जाता है? यानी कि परिणाम मित्र क्या होते हैं? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं? परिणाम मित्र। परिणाम मित्र के लोहे नुकसान को कैसे मापा जाता है? किसी भी प्रकार के वाटमीटर द्वारा या इकाई शक्ति गुणांक वाटमीटर द्वारा, कम शक्ति गुणांक वाटमीटर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका? पहला ही, किसी भी प्रकार के वाटमीटर द्वारा हम इसके नुकसान को माप सकते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है? लोह क्षति की गणना हम किसी प्रकार के वाटमीटर के द्वारा कर सकते हैं। तो लोह क्षति को कांस्टेंट लॉस कहते हैं। ठीक है। लोह क्षति को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट लॉस। और लोह हानि की गणना अपने ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा की जाती है। तो जो लोह हानि होती है किसके द्वारा करते हैं? कौन से सर्किट के? ओपन सर्किट के द्वारा। और ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को 24 घंटे उत्तेजित रहने पर लोह हानि कम होगी। ठीक है। अब देखते हैं 24। तो 24 में क्वेश्चन है हमारा, कुंडलन प्रतिरोध के कारण होने वाली हानि को क्या कहा जाता है? और कब पूछेगा? RRB LP टेक्नीशियन 23 जनवरी 2019 शिफ्ट 3rd। ठीक है। तो कुंडलन प्रतिरोध के कारण होने वाली हानि को तो क्या कहते हैं? लोह की हानि, शैथिल्य की हानि, तांबे की हानि या भंवरधारा हानि। तो कुंडलन प्रतिरोध जो किसके कारण होने वाली हानि होती है? तांबे की हानि होती है। ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर। वह हानि जो कुंडलन प्रतिरोध के कारण होती है तो उसे ताम्र हानि कहते हैं। ठीक है। ताम्र, ताम्र मतलब कॉपर। ठीक है। और तांबे बोलते हैं उसको हम, ताम्र को ही कॉपर बोलते हैं। ठीक है। वह हानि जो कुंडलन प्रतिरोध के कारण होती है उसे ताम्र हानि कहते हैं। ताम्र हानि को वेरिएबल हानि भी कहते हैं और तांबे की हानि भी कहते हैं और कॉपर हानि भी कहते हैं। किसको? ताम्र हानि को। और वेरिएबल हानि भी कहते हैं। ताम्र हानि का मान लोड पर निर्भर करता है। तो जो ताम्र हानि होती है किस पर निर्भर करती है? लोड पर। और ताम्र हानि की गणना शॉर्ट सर्किट परीक्षण द्वारा की जाती है। ठीक है। अब देखते हैं 25 क्वेश्चन। तो क्या दिया है? ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस पैरामीटर को स्थानांतरित करता है? ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस पैरामीटर को स्थानांतरित करता है? ये भी 23 जनवरी 2019 को। ठीक है। और कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं? पहला ही डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, आपको मैंने ऑप्शन नहीं दिखाए, ऑप्शन यहीं पे दिए हुए हैं। तो शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 26। निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है? तो धारा ट्रांसफार्मर में हमेशा कुंडली को बंद रखा जाता है। ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट 27। एक पृथककारी ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात क्या होता है? 1:1 होता है। एक पृथककारी ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात 1:1 होता है। सॉल्यूशन में क्या दिया? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर टर्न रेशो यानी घुमावों की संख्या 1:1 होती है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जिसे पृथककारी बोलते हैं हम। ठीक है। गैल्वेनिक आइसोलेशन एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। गैल्वेनिक आइसोलेशन क्या होता है? एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज हम इलेक्ट्रोशॉक से बचने के लिए करते हैं। जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होते हैं इसे हम किसके लिए यूज करते हैं?
इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए करते हैं। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज हमेशा समान होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में, यानी कि दोनों वाइंडिंग में समान ही वोल्टेज होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में। और 28 क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत पृथक्करण किस प्रकार के ट्रांसफार्मर द्वारा प्रदान किया जाता है? विद्युत पृथक्करण किस प्रकार के ट्रांसफार्मर द्वारा प्रदान किया जाता है? तो अपचय ट्रांसफार्मर या सेंटर टैप ट्रांसफार्मर या ऑटो ट्रांसफार्मर या उच्च ट्रांसफार्मर। विद्युत पृथक्करण किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में? तो विद्युत पृथक्करण करना है तो ऑटो ट्रांसफार्मर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरी ऑप्शन। देखते हैं सॉल्यूशन में भी इस प्रकार दिया हुआ है। विद्युत पृथक्करण ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा प्रदान किया जाता है। एक ऑटो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा चलन और परिणन दोनों के माध्यम से स्थानांतरित होती है। यह एक परिवर्तित ट्रांसफार्मर की तरह काम करते हैं। तो किस तरह काम करते हैं? परिवर्तित ट्रांसफार्मर की तरह, और इसे वेरिएक भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 29। ताम्र हानि किस पर नगण्य होती है? अर्ध भार पर या शून्य भार पर या पूर्ण भार पर या 1/4 भार पर? तो शून्य भार पर भी पर ही नगण्य होती है ताम्र हानि। ठीक है, और इसमें सॉल्यूशन में क्या कर दिया हुआ है? ताम्र हानि शून्य पर नगण्य होती है, शून्य भार पर धारा नगण्य होता है, धारा भी नगण्य होती है और ताम्र हानि भी नगण्य होती है। ठीक है, शून्य भार पर। और ताम्र हानियाँ कुंडलियाँ हानि होती है। ठीक है, ये हानियाँ कुंडली में प्रतिरोधी के कारण होती है। यह हानि लोड के समानुपाती भी होती है। ठीक है, अब देखते हैं 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मैं कौन परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चालकों के भीतर प्रेरित विद्युत धारा के लूप होते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया उसने? विद्युत धाराएं और भ्रामारी धाराएं, एडी करंट बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, जिसको भंवर धारा बोलते हैं। ठीक है, एडी धाराओं को, और भ्रामरी धारा या दोषपूर्ण, अरे यार, दोषपूर्ण धाराएं। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? एडी करंट हो जाएगा, मतलब भंवर धाराएं परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चालकों के भीतर प्रेरित विद्युत धारा के लूप में होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं 31। तो 31 क्वेश्चन क्या दिया है? विभव ट्रांसफार्मर किसका उपयोग करता है? विभव ट्रांसफार्मर किसका उपयोग करता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, उच्च ट्रांसफार्मर या केंद्र टैप या अपचय ट्रांसफार्मर या टोरेडल। तो स्टेप डाउन मतलब अपचय ट्रांसफार्मर यूज करता है कौन? विभव ट्रांसफार्मर। अब देखते हैं 32 क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर रेटिंग को सामान्य तौर पर किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है? तो किलोवोल्ट एम्पेयर के रेटिंग में उसको यूज करते हैं या व्यक्त करते हैं। ठीक है, किलोवोल्ट एम्पेयर ट्रांसफार्मर की शक्ति को हम प्रयोग करते हैं। अब 33 क्वेश्चन है। 500 किलोवाट एम्पेयर से ऊपर की रेटिंग ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? तो क्या करते हैं? वेरिस्टर, पहले ऑप्शन, सॉरी वेरिस्टर नहीं, वितरण ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। जो 500 किलोवाट एम्पेयर ऊपर की रेटिंग ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? वितरण ट्रांसफार्मर। तो सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है? 500 किलोवाट एम्पेयर से ऊपर की रेटिंग के ट्रांसफार्मर को वितरण ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इसका उपयोग निम्न वोल्टेज वितरण के लिए किया जाता है। वह ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज में प्राथमिक से माध्यमिक तक वृद्धि करता है उसे उपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, मतलब स्टेप डाउन। डिमर स्टेट एक नियंत्रक उपकरण है। इसका उपयोग विद्युत परिपथ में किया जाता है। सभी 3 फेज डिमर स्टेट परिपथ में किया जाता है। 3 फेज 4 तार की आपूर्ति के लिए रेट किया जाता है। एकल फेज डिमर स्टेट को 240 वोल्टेज या 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एकल फेज आपूर्ति के लिए रेट किया जाता है। बहुस्तरीय वेरिस्टर इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का स्थिर विद्युत निस्मरण से संरक्षण प्रदान करता है। वेरिस्टर की अधिकतम धारा रेटिंग 20 से 500 एम्पियर तक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 34। परतबंदी और अवरोधन के कारण प्रभावी कोर क्षेत्र में शुद्ध न्यूनीकरण लगभग कितना होता है? परतबंदी और अवरोधन के कारण प्रभावी कोर क्षेत्र में शुद्ध न्यूनीकरण तो कितना होता है? 10% होता है। तो परतबंदी और अवरोधन के कारण प्रभावी कोर क्षेत्र में शुद्ध न्यूनीकरण लगभग 10% होता है। ठीक है, अब देखते हैं 35। और 35 क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास? ट्रांसफार्मर के भीतर कौन से जेल का उपयोग किया जाता है? तो सिलिका जेल का यूज करते हैं हम। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में क्या दिया हुआ है? विद्युत मशीनों में परतदार कोर का उपयोग किसे
कम करने के लिए क्या जाता है, तो भंवर धारा को कम करने के, भंवर धारा के नुकसान को कम करने के लिए क्या जाता है, किसका उपयोग, परतदार कोर का। ठीक है, और एक्सप्लेन भी इस प्रकार दिया हुआ है और कुछ अलग बात भी बताई हुई है। भंवर धारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तलों में चालकों के अंदर बंधलूप में प्रवाहित होती है। ठीक है, भंवर धारा नुकसान को फेराइट वाले चुंबकीय पदार्थ का उपयोग करके भी कम किया जाता है। बड़े अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले ठोस लोहे की कोर में भंवर धारा बहुत अधिक होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट 37। एक शक्ति ट्रांसफार्मर के शीतलन एक सामान्य विधि क्या होती है। एक शक्ति ट्रांसफार्मर के शीतलन की एक सामान्य विधि क्या होती है, प्राकृतिक वायु शीतलन यही होती है, नेचुरल एयर कूलिंग। ठीक है, अच्छे ऑयल की उच्च डिक्लेरेशन स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अच्छे ऑयल की लो विस्कोसिटी होनी चाहिए, अच्छे ऑयल में किसी भी तरह की नमी नहीं होनी चाहिए, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 38। तो 38 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से संयोजन में हमारे पास सामान्य उदासीन बिंदु क्या होता है। संयोजन में निम्नलिखित में से, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए इनमें से सामान्य उदासीन बिंदु कौन सा होगा, तो डी ऑप्शन स्टार। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 39। तो 39 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक उच्च वोल्टेज क्या कहते हैं इसको, एक उच्च वोल्टेज लाइन पर धारा को किसका उपयोग करके मापा जाता है। तो किसका उपयोग करके मापा जाता है, धारा शंट या वोल्टेज ट्रांसफार्मर या भार प्रतिरोधक या धारा ट्रांसफार्मर। तो किसके द्वारा मापा जाता है, धारा ट्रांसफार्मर के। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी वोल्टेज लाइन पर धारा का मापन धारा ट्रांसफार्मर के द्वारा करते हैं। इसमें कोई चलने वाली या घूमने वाला अवयव नहीं होता है, यह केवल प्रत्यावर्ती धारा व विभवांतर के साथ कार्य करता है। दिष्ट धारा हेतु यह उपयुक्त नहीं होती है, इसमें भी 2 वाइंडिंग प्राइमरी एवं सेकेंडरी होती है। ठीक है, तो उम्मीद है सभी यह क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आप इसका PDF चाहते हो तो आप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको उसकी PDF पूर्ण रूप से मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।